नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पोलैंड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं मैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी कैंडिडेट्स के लिए जो पोलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोस्तों, पोलैंड के लिए जाने के लिए इंटरेस्टेड लोगों की संख्या काफ़ी होती है, नो डाउट। जिसको देखो, अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो जैसे यूएस कनाडा का मिस इंटरेस्ट होता है लोगों को, वैसे माल्टा और पोलैंड का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक पूरी तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पूरी तैयारी के अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट पूरा नहीं आता है। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कंपनी से जो लीगल और जो प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मंगाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपनी तैयारी, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में लक फैक्टर भी ऐड होता है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि प्रोसेस कैसे रहेगी, कैसे करना होगा, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है जिससे कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको जो भी जिस कंपनी के लिए आप ऑफर्ड हायर हुए हैं, जिस कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया हुआ है, उन कंपनीज के लिए अपने को प्लानिंग करनी होगी, प्रोफाइल के बारे में तैयारी करनी होगी। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपने उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जाने वाले हो, इसलिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपके पास में होनी चाहिए। कंपनी का मतलब कि जैसे प्रोफाइल बताया गया, तो प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर किसी को कहा गया कि मशरूम वर्कर या कंस्ट्रक्शन लेबर, तो कंस्ट्रक्शन लेबर का मतलब उसका माइंडसेट कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन वर्कर का ही होना चाहिए। अगर किसी को कहा गया कि मीट फैक्ट्री, तो मीट फैक्ट्री के हिसाब से भी माइंडसेट होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो जाती है कैंडिडेट पार्ट पर क्या क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करे तो उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट ऊपर ज़्यादा फोकस कैसे करना है कि जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है ना, तो पोलैंड के लिए जो मिनिमम बैलेंस मांगते हैं वो 3 लाख से ऊपर मांगते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4 लाख से 6 लाख के बीच में ये स्टेटमेंट वाला पार्ट चल रहा है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जो लोग वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं, या फिर जिनका वर्क परमिट आ गया, जो अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों को सलाह है कि वो पहले स्टेटमेंट 90 डेज की जगह 100 डेज की स्टेटमेंट निकालें, और उसमें से ओपनिंग बैलेंस उनका कम से कम 4 लाख जैसा होना चाहिए। अगर 4 लाख से ज़्यादा होगा, और ओपनिंग बैलेंस में इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा मैं। कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट ने मान लीजिए अगर आज 1 अक्टूबर है, ठीक है, आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को अगर कोई बंदा VFS 4 तारीख को अगर किसी को जाना है VFS में, तो उसको ऑब्वियसली आज तक की स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। अब आज तक की स्टेटमेंट निकालेंगे तो ये जो स्टेटमेंट होगी ना, वो सितंबर, अगस्त और जुलाई, मतलब कि 1 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर के बीच की स्टेटमेंट होगी। अगर ये 20 जून से लेकर 2 अक्टूबर है, बहुत अच्छी बात है। तो जो बैलेंस रखना है 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 6 लाख, वैसे 6.5 तक तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनके भी अकाउंट में 6.5 लाख रुपए बैलेंस होगा तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए किसी ने 20 तारीख को हमने स्टेटमेंट निकाली या 15 जून को स्टेटमेंट निकाली, तो 15 जून से पहले 10 तारीख को ही उनके अकाउंट में 4 लाख रुपए जमा हो जाना चाहिए। उसके बाद 4 लाख के बाद फिर वो उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्लैब रहेगा, जो एक लिमिट रहेगी, वो 4 लाख से डाउन कभी नहीं जाना चाहिए। 4.25 हुआ, 50 हुआ, 5 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, 6.5 हुआ, 7 हुआ, वापस 5 हो गया, 5.5 हो गया, 6 हो गया, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जो मिनिमम बैलेंस है, वो मिनिमम बैलेंस 4 लाख कंपलसरी है, उतना होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आज के टाइम पर सबसे बड़ा रिफ्यूजल पॉइंट आता है, वो ये आता है कि यू डोंट हैव इनफ सफिशिएंट फंड। अब ये चीज़ है ना, ये हम ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट अकाउंट में 10 लाख भी रख देता है, लेकिन उसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख होता है, 50,000 होता है, तो वो एक प्रोसेस को मिस जो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग को रॉन्ग कर देता है। वो सोचते हैं कि इन्होंने ये पैसा सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के लिए डाला हुआ है, और वीज़ा लगने के बाद वो विड्रॉ भी कर लेंगे, और ये फैक्ट है कि लोग मैनेज कर इसी के लिए मैनेज करते हैं। तो अभी कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया या जो अप्लाई करने वाले हैं, सब लोगों के लिए ये मैसेज है, अभी इस टाइम पर VFS काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और डॉक्यूमेंट्स जो जमा करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर सबसे अहम रोल इस टाइम पर बैंक स्टेटमेंट का आ रहा है। तो बैंक स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस आपका 4 लाख से नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जब हम सबमिट करें उस टाइम पर आपके अकाउंट में अगर 6.5 लाख रुपए तक है, बहुत ही अच्छी बात रहेगी, उससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके अकाउंट में मिनिमम 4 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। वैसे तो अभी जो पहले तो 3 लाख का था, बट 3 लाख से थोड़ा
ज़्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से मतलब ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी जो भी अपडेट्स मिलते हैं वो अपडेट्स डेफिनेटली हम आपको शेयर करते हैं। जो पॉसिबिलिटी मिलती है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जिनसे नई बातें पता चलती हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना ये पहले की नहीं थी। पहले अगर किसी के पास में 280 भी होता था ना रेगुलर 280 उसके बैंक में पहले से ही है तो उसका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा पार्टिकुलर है कि ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, और हमें स्टेटमेंट निकालने के टाइम पर ध्यान में रखना होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे उस पर एक स्ट्रांगली प्रेजेंट हो सकते हैं। बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है डॉक्यूमेंट सबमिशन में। दूसरा पॉइंट रहेगा, जिन लोगों की जो मार्कशीट है ना 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है वो मार्कशीट्स को एपेस्टल करवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट एपेस्टल होंगे तो उसके बाद कैंडिडेट को कहीं परेशानी नहीं होती है। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। और पीसीसी वैसे देखा जाए तो चेकलिस्ट में ये ऑप्शनल है। पीसीसी ऑप्शनल है, मतलब कि नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ऑप्शनल तो है इसलिए पीसीसी भी कंपलसरी है। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई बंदे ने सोचा कि ये तो ऑप्शनल है हम नहीं लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ से वो सोचेंगे इन्होंने पीसीसी क्यों नहीं लगाया, इट मीन्स कि पीसीसी निकला नहीं होगा तो फिर इंक्वायरी हो जाएगी और वो रिजेक्शन का पहला बड़ा पॉइंट हो सकता है, भले ये ऑप्शनल है तो भी। और फोटोग्राफ्स जो वीज़ा की फोटोग्राफ्स होती है ना वो आपको मैट फिनिश पेपर पर निकाल के रखनी है। मैट फिनिश पेपर पे आपको वीज़ा कॉपी लेना है, फ़ोटो वीज़ा के लिए जो फ़ोटो होती है ना वो फ़ोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एंड पे तैयार करने हैं। रिज्यूमे आपको अपने एंड पे तैयार करनी है, आपके मार्कशीट वगैरह सब प्रॉपर ऑर्डर में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो सेम फील्ड का है। जैसे मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जाने वाले हैं या फिश फैक्ट्री के लिए, तो जिस फील्ड में जा रहे हैं उसी फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे वो लगाएंगे तो फिर आपका काम काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब रही बात जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंपनी से आते हैं, कंपनी से डॉक्यूमेंट की गारंटी हमारी पूरी है, 100% गारंटी है कि कंपनी से सभी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर मिलेंगे, 100% गारंटी है। जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, उन सभी से हमारा एक अच्छा रिलेशन है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स 100% ऑथेंटिक मिलेंगे, जेन्युइन मिलेंगे। लेकिन आपको अपने एंड का काम जरूर करना है, क्योंकि अगर आप अपने तरफ का काम सही से करेंगे तो फिर वीज़ा निकलने के चांसेस पूरे होंगे। दोस्तों वैसे 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता वीएफएस में, क्योंकि कुछ चीज़ें लक का भी फैक्टर होता है, लेकिन मैं 99% गारंटी दे सकता हूँ। ट्रिपल बी की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे वो 100% श्योर है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी तो पॉसिबिलिटी मैं पहले बता दूंगा, और अगर डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं तो, और हमने ट्रेनिंग दी आपको, अगर गाइडेंस दिया और प्रिपेयर किया, तो फिर ये मान लीजिए 99% कन्फर्म है कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा ही होगा। लेकिन इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा पार्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, और इंग्लिश के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या माइंडसेट लेके जाना है, क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसकी गारंटी हमारी है कि हम आपको पूरी तरह से ट्रेन करेंगे, जिससे कि आप वहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। कहाँ पर क्या स्टेप लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट को कैसे लगाना है, डॉक्यूमेंट अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी चीज़ों को भले ऑप्शनल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस को कैसे लेना है, टिकट को कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी संतुष्टि है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, अगर हम डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से सबमिट करते हैं तो वीज़ा ज़रूर लगते हैं। और बहुत जल्दी हमारे ऑफिस से आपको इस चीज़ की न्यूज़ मिलेगी, बहुत जल्दी मीन्स इस महीने हमारे कुछ वीज़ा स्टैम्प ज़रूर हो जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से तो एक फ्लो आएगा जिसमें पोलैंड के लिए रेगुलर वीज़ा स्टैंपिंग हो रहे हैं, और उसके बाद में ये मान लीजिए कि दिसंबर से हमारे यहाँ से ऑफिस से पोलैंड के लिए फ़्लाइट भी शुरू हो जाएगी। मीन्स जो भी गवर्नमेंट के गाइडेंस उसको फॉलो करते हुए, लेकिन पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होने के बाद में कभी भी फ्लाई हो सकता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करेंगे, जिसमें बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा पार्ट सॉलिड होना चाहिए। हमें कैसे वहाँ पे जाना है, हमारा माइंडसेट कैसा है, हमें प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, प्रोसेस के बारे में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा 100%। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी, और वीएफएस सबमिशन से पहले हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपको अपनी तरफ वाला पार्ट डेफिनेटली रखना है, स्टेटमेंट वाला पार्ट, पीसीसी वाला पार्ट, एपोस्टल वाला पार्ट, ये सभी चीज़ें आपको ही खुद करना है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में जैसे हमने सीए सर्टिफिकेट वाला जो डॉक्यूमेंट्स लगवाया, वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है
ऑफर लेटर्स मीन्स जिनका सिलेक्शन कंफर्मेशन आ गया, ऑफर लेटर आ गया या कंफर्मेशन हो गया, वो लोग, और जिनका WP सॉफ्ट कॉपी आई, हार्ड कॉपी का वेट करें वो लोग, या जिनकी सॉफ्ट कॉपी आने वाली है वो लोग, या जिनका सिलेक्शन कंफर्मेशन नहीं हुआ बट वेट कर रहे हैं फर्दर प्रोसीजर का, उन सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैंक स्टेटमेंट पूरे 100 डेज के अंदर कभी भी 4 लाख से 1 रुपये भी कम नहीं होना चाहिए। 4 लाख से 1 रुपये भी कम नहीं होगा तो ये मान लीजिए आपको ये रीजन कभी नहीं आएगा। और दूसरे रीजन्स का प्रिकॉशन कैसे हो सकता है उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे, जिससे कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग होना ही चाहिए। दोस्तों किसी का भी 1 रुपये भी खर्च होता है तो हमें डेफिनेटली तकलीफ होती है, और जब किसी डॉक्यूमेंट की वजह से अगर किसी का वीज़ा रोके या री अपील करना पड़े तो डेफिनेटली इसमें हमारी कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा। और हमारी कमी का मतलब कि कैंडिडेट की तरफ से हो या हमारी तरफ से, दोनों तरफ से हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट जितने मांगे जाएँ उतने डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए। दोस्तों जो लोग भी वेट कर रहे हैं ना, वो लोग को जिनका WP आने वाला है, हमारी टीम उनको कांटेक्ट करके बोल देगी। और जिन लोगों के WP आ चुके हैं या आने वाले हैं वो लोग अपने 3 महीने की स्टेटमेंट ज़रूर हमें भेज दें, जिससे कि हम चेक कर लेंगे कि उनका अभी क्या स्टेटस है, वीज़ा स्टैंपिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। वो सारी चीज़ों के लिए हम उनको पहले से तैयारी भी करवा देंगे और अच्छे तरीके से उनका सपोर्ट हो जाएगा। वो खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अब हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।